हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का स्वागत है इस फैंटास्टिक से सेशन में जहां पर हम लोग अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी को वाइंड अप कर रहे हैं। और आज हमारा तीसरा क्लास है और तीसरा चैप्टर है। चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही सिंपल सा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके इस चैप्टर से आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। बहुत बार ऐसे डेटा होते हैं जो कि आपको कोट करने पड़ते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल अंदाजा नहीं मिलता। हर साल हम लोग के पास ऐसे बहुत सारे डेटा रिलीज करती है मिनिस्ट्री। विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री रिलीज करती है और दूसरे दूसरे मिनिस्ट्री रिलीज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ना हमें उसका मतलब नहीं समझ में आता है। तो आज के इस चैप्टर को समझने के बाद हमें वो सारे डेटा यूज करने आ जाएंगे और बहुत सारे ग्राफ, चार्ट, डायग्राम्स, इन सबको बनाते हुए आज के चैप्टर को हम जल्दी ही वाइंड अप करेंगे। सबसे पहले मैं आपका ये चैप्टर का नाम लिख देता हूं। सबसे पहला जो हमारा छोटा सा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, अगर आप लोग के पास भी ये बुक है तो आप लोग डेफिनेटली इसको ओपन कर लेना। ये किताब है ह्यूमन ज्योग्राफी की, आप लोग के पास होगी फॉर श्योर। अगर आप इसको साथ में ओपन करके चलते हैं तो जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेंगे। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर का नाम लिखता हूं। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 3, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। यूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, क्योंकि इसको बिना पढ़े आप किसी भी वर्ल्ड की इकोनॉमी को नहीं समझ सकते, उसके सोशल फैब्रिक को नहीं समझ सकते कि भाई वहां पर क्या प्रॉब्लम चल रही है, लोगों की समस्या क्या है। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया में आप सब लोग को पता होगा कि हम लोग हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि भाई विमेन एम्पावरमेंट करना है, विमेन एम्पावरमेंट करना है, लेकिन क्यों करना है? उसके पीछे क्या ऐसा डेटा आपको मिल गया जिससे आपको लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट करना है? आप लोग बोलोगे सर इर्द गिर्द दिखता भी तो है, हम लोग को दिखता है, फॉर श्योर दिखता है, बट उसका कितना बड़ा स्केल है, आपको कौन से प्रोग्राम्स लेके आने पड़ेंगे उसको सही करने के लिए, वो सब चीजें तभी बता पाओगे जब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि एक पर्टिकुलर स्टेट में, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, एक पर्टिकुलर कंट्री में आखिरकार रहता कौन है, जो इंसान रहते हैं उनके कॉम्पोजिशन क्या है, कौन लोग रहते हैं। अब इस कॉम्पोजिशन को हम लोग कितने भी तरीके से देख सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहां पर, आप लोग इसको लिख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहां पर सेक्स कंपोजिशन। ये ना हर कंट्री किसी न किसी मार्फत से इस चीज को दिखाना चाहता है, सेक्स कंपोजिशन, कि कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग सिर्फ सेक्स कंपोजिशन निकालने पर ही सब कुछ निर्भर नहीं रहता है। हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये जो सेक्स कॉम्पोजिशन है इसमें पर्टिकुलर एज ग्रुप कौन से हैं। मतलब कि क्या इस सेक्स ग्रुप में अगर हम बोल रहे हैं महिलाएं बहुत ज्यादा हैं, हमारे यहाँ पर भाई 1000 मेल्स पर 1500 महिलाएं हैं, अरे 1500 महिलाएं हैं, पहली तो है नहीं, पहले बता देता हूं मैं, कुछ होने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1500 अगर महिलाएं हैं तो कौन से एज स्ट्रक्चर में हो सकता है? बच्चे के फॉर्म में हो सकता है एडल्ट के फॉर्म में, हो सकता है बूढ़े के फॉर्म में हो। तो आखिरकार ये सेक्स कॉम्पोजिशन समझ के क्या ही कर लोगे अगर आपको इसका एज स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो यहां पर एज स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक आता है कि चूंकि हमारा कंट्री जो है ना, आप देखोगे कुछ बिल्कुल हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि कुछ मेट्रो सिटीज हैं, मेगा सिटीज हैं, लेकिन कुछ रूरल एरियाज हैं जिनको हम लोग कभी कभी बैकवर्ड रीजन से भी इक्विवेलेंट समझने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे रूरल एरियाज बैकवर्ड ही हों। बहुत सारे रूरल एरियाज में बहुत सारी चीजें चल रही है, सोलर पावर प्लांट वहां सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर सोलर पावर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वहां की लिटरेसी रेट बहुत ही बढ़िया है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। और इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा गांव है जो कि सबसे स्वच्छ गांव बना माना गया है पूरे वर्ल्ड में। तो हम यूं नहीं बोल सकते कि वो इलिटरेट है, बिल्कुल डाउन ट्रोडन है। तो इस तरीके से हमें डिफाइन तो नहीं करना है, लेकिन फिर भी जब हम लोग इकोनॉमिक एंगल से देखते हैं तो हम लोग हमेशा ये समझते हैं कि भाई अगर रूरल एरिया है तो वहां पर खेती बड़ी होती होगी, है कि नहीं? लोग खेती में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। खेती का मतलब सिर्फ अनाज उगाना नहीं है, मतलब फॉरेस्ट्री कर रहे होंगे, कुछ लोग फिशिंग कल्टीवेशन में होंगे, कुछ इसी तरीके से लाइव स्टॉक में होंगे, ऐसे कई सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होगा, मतलब एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में इन्वॉल्व होगा। और जो शहर की बातें होंगी वो शहर की बातें जहां पर भी होंगी भाई, वहां पर जायज सी बात है लोग सर्विस सेक्टर में ज्यादा होंगे, लोग सर्विस ज्यादा कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ गवर्नमेंट सर्विस में हो, कुछ प्राइवेट सर्विस में हो, कुछ लोग एनजीओ में हो, कहीं ना कहीं सब लोग काम कर रहे होंगे, सर्विसेज दे रहे होंगे। कोई आईटी सेक्टर में है तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अपने आप का कोई स्किल्ड वर्कर है, कोई मैकेनिक है, कोई लेबर है। इस तरीके से बहुत सारे सेक्टर्स चल सकते हैं सिटी के अंदर में।
तो रूरल और अर्बन डिवाइड हमेशा देखने को मिलता है। तो आखिरकार यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें समझने का आता है कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम अगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग को यह पता होना चाहिए कि उसमें रूरल अर्बन स्ट्रक्चर क्या है या फिर रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन क्या है इनका, तभी तो हम आगे बता पाएंगे भाई। और जब भी हम लोग रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन पढ़ रहे होंगे तो यहां पर हम लोग इनके दो कंपोनेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, लिटरेसी। लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आगे आपको पता चल जाएगा। और दूसरा इनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो अगर आज के टॉपिक को ठीक तरीके से समझना है तो बस ये दो छोटे छोटे टॉपिक अगर फाइंड अप हो जाए तो अपना पूरा फंडा क्लियर हो जाए। छोटा सा चैप्टर होगा, जल्दी से इसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्स कॉम्पोजिशन से। पहला टॉपिक आपके लिए लिखता हूं मैं, सेक्स कॉम्पोजिशन। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं वैसे पॉपुलेशन का पूरा इंग्रेडिएंट पढ़ रहे हैं हम लोग, एक तरीके से समझ सकते हो आप इस चीज को। इसमें सिंपल सा फंडा क्या समझना है, जैसे मान लो आप लोग दाल बनाते हो कभी घर में, कभी बनाते होगे स्टूडेंट लाइफ में यार, कभी कभी बाहर खाना वाना बनाना पड़ जाता है। तो दाल में क्या क्या लगता है भाई, एक तो हमें दाल की ज़रूरत है सबसे पहले, तो उसमें थोड़ा पानी चाहिए होगा, हल्दी नमक, और अगर किसी को बढ़िया मसाले वसाले बनाने हैं तो थोड़े से मसाले, उसके अलावा प्याज टमाटर, ऐसे जीरा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो कि आपको डालने पड़े। ये सब क्या होगा, इंग्रेडिएंट होगा। इस इंग्रेडिएंट को पूरा मिला के आप क्या बना पाओगे, आप बना पाओगे अपनी प्यारी सी दाल, सुंदर सी तड़का लगा के, है ना। और उसी तरीके से अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन के बाद में, जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में भी इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि आप जैसे ही पैदा होते हो, जैसे ही पैदा होते हो, सबसे पहले क्या पूछ लिया जाता है भाई, जेंडर क्या है, लड़का हुआ या लड़की, पूछते हैं सब लोग। फिर थोड़े बड़े हुए लोग क्या पूछते हैं जेंडर के बाद, बोलते हैं यार जेंडर तो पता चल गया, अभी क्या कर रहा है, किस एज ग्रुप में हो आप लोग। मान लो थोड़े बड़े हो गए आप लोग, तो इसका एक एज ग्रुप हो गया कि आप लोग किस एज ग्रुप में फॉल करते हो। फिर एज ग्रुप तक ही सीमित नहीं है, मतलब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है भाई आपका। जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पता चल जाएगा तो उसके बाद क्या पूछते हैं वो लोग, काम धंधा क्या कर रहे हो, काम धंधा क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है भाई आपका। और ऑक्यूपेशन पता चल जाए तो उनके मन में रहा नहीं जाता है, और ये बात वो पूछ ही लेते हैं कि बेटा कितना कमा लेते हो। तो फिर यहां पर हमारा इनकम स्टेटस भी आ जाता है, या फिर इनकम स्ट्रक्चर आ जाएगा। और जैसे ही ये आ गया, जैसे ही क्या पता चला हम लोग को, भाई शादी करने के लायक हो गए हो या हो गई हो, तो फिर शादी क्यों नहीं करते हो, मैरिटल स्टेटस क्या है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको क्या दर्शाती है, आपके पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन, इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं ये क्या कहला रहे हैं, इंग्रेडिएंट। किस टाइप की पॉपुलेशन आपके कंट्री में रहती है उसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स या कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब इसी में आप लोग, कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसमें एक डिवाइड सर और भी हो सकता है कि ये जो भी लोग रह रहे हैं एज ग्रुप के, जहां पर भी हैं, किस जेंडर के हैं, किस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हैं, ये लोग रूरल एरियाज में रहते हैं या अर्बन एरियाज में रहते हैं। रूरल एरिया या अर्बन एरिया, ये भी एक फिनोमेना हो सकता है नहीं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि आप कहां से बिलोंग करते हो, आप कहां पर रह रहे हो। इससे आपके ऑक्यूपेशन पर थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। हालांकि इससे कोई रिलेशन नहीं है, कोई रूरल एरिया में बैठ के भी एमएनसी में काम कर सकता है, आज के टाइम पर तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है। लेकिन ये सारी चीजें, अब इसके साथ साथ एक चीज और भी हम लोग कभी कभी देखने की कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री में जब भी हम लोग एज ग्रुप डिफाइन करते हैं तो हम हमेशा ये सोचने की कोशिश करते हैं कि भाई काम करते हैं, देखते हैं कि नॉर्मली यहाँ का लोग कितना जी लेता है, यहाँ के लोग कितना जी लेते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग पर्टिकुलरली लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे हैं, 70 साल है, 80 साल है। चलो आपके लिए आज का पहला होमवर्क मैं आपको देता हूं, आप सबको इंडिया का अभी का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो चल रहा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, ठीक।
अब इसी के साथ साथ ना ऐसे बहुत सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कैलकुलेट होते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं कि हमारा आज का डिस्कशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नहीं है, क्योंकि वो हमारा अगला चैप्टर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या मतलब है, जैसे कि आप फिलहाल किस स्टेटस में हो इससे पता चलेगा कि अभी हमारे कंट्री में फर्टिलिटी रेट क्या चल रही है। एक महिला अपने पूरे समय काल में कितने बच्चों को जन्म दे देती है, वो फर्टिलिटी रेट कहलाता है। तो फर्टिलिटी रेट भी हो सकता है, आपके पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में हो सकता है, वो भी निर्धारित करता हो, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि एक पॉपुलेशन को कंपोज करती है, उसको बनाती है। तो ये चीज तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन कैटेगरीज में हम इन चीज को डिफाइन कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले जो टॉपिक हम लोगों ने लिखा था वो क्या लिखा था, सेक्स कॉम्पोजिशन। यहां पर जेंडर लिखा हुआ, दोनों बात लगभग बराबर ही है। सेक्स कॉम्पोजिशन ना दो तरीके से एज्यूम किया जाता है। बहुत सारे देशों में ऐसा बोला जाता है कि भाई हर 1000 महिलाओं पर कितने पुरुष मौजूद हैं उस देश में, और कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि कितनी महिलाएं मौजूद हैं 1000 पुरुष के अगेंस्ट। तो दोनों इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता है। इंटरचेंजेबली मतलब एक देश में एक ही जैसा इस्तेमाल होगा हमेशा। हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हम लोग मेल्स को ही बेस बनाते हैं। हम लोग देखते हैं कि पर 1000 मेल्स पे कितनी महिलाएं हैं। तो अगर हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखना हो इस चीज का, अगर कभी कैलकुलेट करना हो, तो जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोग लिखा था, वो हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई फीमेल पॉपुलेशन डिवाइड बाई मेल पॉपुलेशन इनटू 1000। तो ये पता चल जाएगा। मान के चलते हैं कि हमारे पास में जो महिलाओं की पॉपुलेशन है, एक छोटे से एरिया को देखते हैं, वहां पर है लगभग लगभग 12 लाख महिलाएं हैं। या फिर और कम करते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं 12 लाख नहीं है, 10.5 लाख है। ठीक है, 10.5 लाख। कैसे लिख सकते हैं इसको, मतलब हम लोग बोल रहे हैं 10,50,000। ठीक। और मेल पॉपुलेशन कितना बोल रहे हैं, मेल पॉपुलेशन बोल रहे हैं कि भाई यहां पर 10 लाख है, 10 लाख है। तो अब इसके वजह से पर 1000 कितने होंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कटा, ये कटा, यहां से 3 गोले गए, 3 गोले गए, कितने आ गया, 1050। मतलब कि हर 1000 महि हर 1000 पुरुषों पर 1050 महिलाएं हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, 1050 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यही तो लिखेंगे। अच्छा, इंडिया का अभी ये रेशियो क्या है, उसको भी अभी लास्ट के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। लेकिन ये शायद जान के आपको पता नहीं खुशी होगी कि दुखी होगी, बट अभी जो हमारा करंट रेशियो चल रहा है वो है 1020 के आसपास। जो 1050 लिखा है, इंडिया का करंट कितना है, 1020 है। तो अभी कुछ इस बार के सेंसस से तो ये डेटा नहीं आ रहा है। जब सेंसस का डेटा अगर हम लोग देखेंगे, यहां पर मैं लिखता हूं, वो थोड़ा सा चेंज है। मतलब मैं अगर लिखूं कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, वहां पर कितना था, ये नंबर, ये था 943 फीमेल्स पर 1000 में। लेकिन अब ये काफी हद तक बढ़ गया है। और इसके पीछे वो लोग लॉजिक क्या देते हैं, वो लोग लॉजिक देखते हैं कि सर हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है कुछ ऐसे योजनाओं के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसके अलावा हम लोगों ने एक एक्ट लाया था 1994 में, इसको बोलते हैं पीसीपीएनडीटी एक्ट। किसी को पता है इसके बारे में, पीसीपीएनडीटी एक्ट बोल रहे हैं, जिसको लिखता हूं मैं, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक, ऊपर लिख दे रहा हूं, टेस्ट एक्ट 1994। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिख देते हैं, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट। ये किस लिए था, जो हमारा भ्रूण हत्या होती थी ना, उसको कम करने के लिए उसके खिलाफ बहुत सारे इसमें रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए कि आपको क्या सजाएं मिल सकती हैं अगर आपको देखा गया कि आपने भ्रूण हत्या की है और वो किसी
मतलब फीमेल फिटिसाइड किया है आपने, तो फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए आपका पीसीपीएनडीटी एक्ट आया। उसके अलावा और प्रमोट करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना आया कि जो भी हमारे 10 साल से छोटी बच्चियां हैं उनके लिए आप पूरा लाइफ प्लान कर सकते हैं अच्छे से, तो सुकन्या समृद्धि योजना है। तो ये सारी चीजों के लिए, चलिए वो भी लिख देता हूं मैं आपके लिए, कि इन सब चीजों को लेके सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये जो रेशियो है वो आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर 2022-23 का देखें अभी के लिए, हालांकि ये कोई बहुत ऑथेंटिक डेटा तो नहीं है, लेकिन हाँ गूगल के सर्च पर हमेशा ऊपर ऊपर से ये दिख रहा है। कुछ गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज से ही ये डेटा आए हैं, लेकिन जब तक सेंसस नहीं आया तब तक इसको मानते नहीं है। लेकिन ये डेटा लगभग लगभग अब 1020 फीमेल पर 1000 मेल का हो चुका है। ठीक, ये चेंज क्यों आया, ये चेंज क्यों आया, क्योंकि ऊपर ये ऐसा रीजन दे रहे हैं, गवर्नमेंट सरकार जो है ऐसा रीजन दे रही है कि हम लोगों ने ये एक्ट को बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया है ग्राउंड लेवल सिचुएशन पर। सच में फीमेल्स का एक्सपोजर बढ़ा है, फीमेल्स को लोग अब ऐसा नहीं बर्डन जैसा नहीं ट्रीट करते हैं, तो इसलिए अब ये रेशियो चेंज हो गया। तो आखिरकार सेक्स कॉम्पोजिशन से हम लोग को ये समझ में आया कि नहीं कि हमारा देश जो है अब डेवलपिंग स्टेज से काफी आगे बढ़ चुका है। हम लोग अब वैसे नहीं बोल सकते कि हम लोग लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों की मानसिकता जो है वो इस चीज को दर्शाती है, और वो कैसे पहचान में आता है? सेक्स कॉम्पोजिशन। ये रेशियो इतनी जल्दी इतना अच्छा हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ फायदे हैं। लेकिन अब इस 1020 को भी हम फर्दर डिवाइड करके भी समझेंगे, है ना। जब हम लोग रूरल अर्बन एरियाज क्लासिफिकेशन समझेंगे तो उस टाइम पर हम लोग इसको भी समझेंगे, लेकिन मोटा मोटा लगभग ऐसा ही है ये। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, ये 19 से 21 का डेटा हो सकता है, अब और भी अच्छा हो गया हो। ये 2019 से 21 का डेटा था, और सबसे लेटेस्ट डेटा जो गवर्नमेंट साइट पर है वो लगभग लगभग इतना ही मौजूद है। ठीक है, अभी जब सेंसस वगैरह होंगे वापस से, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो रहा है, हो चुका है, इनफैक्ट 5 हो चुका है, तो उसके बेसिस पर भी कुछ डेटा आए होंगे, तो वो एक बार आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। तो ये टोटल हो गया। अब अच्छा, एक चीज आप मुझे बताओ कि महिलाओं के पास नेचुरल एडवांटेज ज्यादा है या सोशल एडवांटेज? नेचुरल एडवांटेज ज्यादा है या सोशल एडवांटेज? कहां पर लिख दूं? चलो यहां पर नीचे लिख देता हूं कि फीमेल, इनके पास नेचुरल एडवांटेज है क्या? नेचुरल एडवांटेज बिल्कुल है, क्योंकि इनको हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इनके पास बायोलॉजिकल एडवांटेजेस हैं। बायोलॉजिकल एडवांटेजेस के अंतर्गत महिलाएं जो हैं वो काफी तर्क संगत या फिर तार्किक होती हैं, बहुत पेशेंस होल्ड करती हैं। पूरे क्रिएशन को, मतलब कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग पैदा हुए हैं उनको जन्म देने वाली महिलाएं ही हैं, तो इसलिए इनको नेचुरल एडवांटेजियस पोजीशन पर रखा गया है। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर सोशल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सोशली डिसएडवांटेजियस पोजीशन पर है, और इसी चीज को हम लोग को इंप्रूव करना है, हैव टू इंप्रूव, है कि नहीं? तो इसी पर सारा काम हो रहा है, सारा ताम झाम जो भी है सब इसी पर है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है आज का, वो बेसिकली इस तरफ इशारा करता है कि एज स्ट्रक्चर में कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग। इसको देखता हूं मैं, लिखता हूं मैं यहां पर, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि एज स्ट्रक्चर में अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो पता कैसे चलेगा। तो एज स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग के कुछ पॉपुलेशन पिरामिड होते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड, जिसको हम लोग एज 6 पिरामिड भी बोलते हैं। ठीक, पर ये तो पॉपुलेशन पिरामिड और एज 6 पिरामिड जो हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है एज स्ट्रक्चर के अंदर में। तो जैसे हम लोगों ने बताया कि देखो, अगर किसी भी कंट्री के में, अगर मान लो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखो, कुछ इसमें क्लासिफाई करके बताना मुझे। एक जनता है जिसकी उम्र है 1 से लेके 15 साल की,
एक जनता है जिसकी उम्र है 15 से लेके 59 साल की, और एक जनता है वो है मोर देन 60 ईयर्स। इन तीन क्लासिफिकेशन से आपको क्या क्या समझ में आएगा? अगर जनता ये है तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा? यहां पर आपको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ जाएगा पहले ही। बच्चों के पढ़ने के लिए आप लोग को आपका प्राइमरी एजुकेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा। इनके प्रॉपर हेल्थ केयर यूनिट्स को देखना पड़ेगा, जितने भी डॉक्टर्स आए वो चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट हो ऐसा देखना पड़ेगा, है कि नहीं? ये सारी चीज जब हम लोग बच्चों को ट्रीट कर रहे होंगे, ये कैसी पॉपुलेशन है? इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है या फिर अपने सब कुछ देख लेती है अपने से? नहीं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। ये कैसी है? डिपेंडेंट है। ये 15 से 59 साल वाले कौन है भाई? ये लोग हैं एक्चुअल में वर्किंग पॉपुलेशन, है कि नहीं? वर्किंग पॉपुलेशन में क्या होंगे? ये लोग कंज्यूमर्स भी हैं। सारे सर्विस, गुड्स, प्रोडक्ट आज जो भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, या तो वो ये लोग बना रहे हैं और साथ में इसको क्या कर रहे हैं? कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो इनको हम ऐसा लिख सकते हैं, मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये कंज्यूमर नहीं है, कंज्यूमर ये भी है, लेकिन ये डिपेंडेंट कंज्यूमर है। इनके लिए पैसा कौन देगा? यही लोग देंगे, है ना? देंगे तो यही लोग काम कर रहे हैं। तो वर्किंग पॉपुलेशन का इस तरीके का कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर 60 साल के ऊपर है तो यहां पर हम लोग को स्पेशल केयर देना पड़ेगा इनके हेल्थ केयर पर। हेल्थ केयर यूनिट्स स्टैब्लिश करनी पड़ जाएगी। हम लोग को पेंशन स्कीम्स बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना? तो ये सारी चीजें इस तरीके से हमारी चेंज होती हुई दिख जाएंगी आपको। अब इसी एज स्ट्रक्चर को जरा अगर हम लोग पिरामिडल फॉर्म पर देखने की कोशिश करें तो हम लोग देखते हैं ये जो एज 6 पिरामिड है, ये 3 टाइप की हो सकती। कौन कौन से 3 टाइप की हो सकती भाई? क्लासिफिकेशन भी हम लोग करते हैं, लेकिन सबसे पहला जो है वो हो सकता है ट्रायंगुलर शेप का। ये क्या है मैं अभी समझाता हूं आप लोग को, डरना मत। दूसरा जो है वो है आपका बेल शेप्ड, और जो तीसरा है इसको हम लोग बोल सकते हैं नैरो बेस टेपर टॉप पिरामिड। इन तीनों को एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या है भाई ये सब, है ना? इसके लिए मैं आपके लिए बहुत सारे इमेजेस लेके आया हूं आज। और यहां पर इसी को अगर हम लोग इसको सिंपल भाषा में या फिर एक वर्ड में लिखना चाहते हैं तो ये अर्न शेप्ड लिख सकते हैं इसको, ठीक? जो ये ट्रायंगुलर होती है इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये क्या है? एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है। ये बेल शेप्ड जो है ये क्या है? ये है आपकी कांस्टेंट पॉपुलेशन। अभी क्यों है आपको दिखाता भी हूं ये सब। और ये जो है अर्न शेप्ड, इसको बोलते हैं हम लोग डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले ये हम किसको बोल सकते हैं? ये है हमारा ट्रायंगुलर शेप्ड। ट्रायंगुलर शेप्ड बोल सकते हैं कि नहीं इसको? और इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है? हमारा एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो इसमें ना 3 एरियाज हमेशा आप डिफाइन करोगे। ये एक्चुअल में ये क्या दिखा रहा है आपको, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर में, ये आपके मेल्स रिप्रेजेंटेड है, और इधर साइड में कौन है? फीमेल्स प्रेजेंट है। और ये जो ऊपर हाइट जा रही है ना, ये मान लो कि यहां पर छोटे बच्चे हैं, 0 से 4 साल के हैं। धीरे धीरे ऊपर बढ़े, यहां पर 30 से 32 साल के लोग हैं। और ऊपर बढ़े यहां पर 50 साल के लोग हैं। और ऊपर बढ़े यहां पर 80 साल से ज्यादा लोग हैं।
तो इस तरीके से ये पूरा डिफाइंड है ना। इस तरीके से एज ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। उन एज ग्रुप में कितने मेल्स और कितनी फीमेल्स प्रेजेंट हैं उसके बारे में दिखा रहा है। और ये ट्रायंगुलर शेप का हल्का सा प्रतीत हो रहा है कि नहीं, तो ऐसा ही है। अब ये एक्सपैंडिंग क्यों है, क्योंकि समझो कि यहां पर इस रेंज में जो आपके ये वाला रीजन है, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये सब कौन से जोन में है, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज पे है कि नहीं। और जो यहां पर लोग हैं लगभग लगभग हम बोल सकते हैं 45 की एज तक का ले लेते हैं, यहां पर जो 30 से 45 के एज में, 25 से 45 तक के एज में हैं, ये लोग आते हैं प्रोडक्टिव एज में, या फिर रिप्रोडक्टिव एज लिखते हैं इसको। या फिर स्टेज लिख रहे थे वही लिख लेते हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज। और जो ऊपर के लोग आते हैं ये, इनको हम बोल सकते हैं कि भाई ये लोग पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में है। ठीक। अब इससे ये समझ में आता है कि यार रिप्रोडक्टिव स्टेज में ठीक ठाक लोग हैं, और आगे आने वाले साल पे जो ये प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है, जो कि यहां पर बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, ये आगे वाली जनता आगे बढ़ेगी, प्रोडक्टिव स्टेज में आएगी तो ये और ज्यादा बच्चे पैदा करेगी। इस तरीके से दिन पर दिन क्या होगा, ये पॉपुलेशन एक्सपैंड होता जाएगा। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन देते हैं। और बर्थ रेट ज्यादा क्यों होता है, यहां पर लिटरेसी कम होती है, थोड़ी लोगों को पता नहीं होता कि भाई फैमिली प्लानिंग जैसी कोई चीज होती है। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो नेचर है, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन का जो नेचर है, ये कहां पर मिलेगा हम लोग को, ये हम लोग को बेसिकली कुछ डेवलपिंग नेशन या फिर अंडर डेवलपिंग नेशन पर मिल सकता है हम लोग को, डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग। जैसे कि कल हम लोग या फिर लास्ट लेक्चर में भी शायद इसकी बात कर रहे थे, हमें भी नहीं पता होता कि भाई अगर एक बार में 8-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं हम लोग अपने पूरे लाइफ में, तो हमें पता नहीं होता कि बड़े होकर इसमें से 2-4 ही शायद सही होंगे। लेकिन अब चूंकि हेल्थ सेक्टर थोड़ा ठीक हो गया, तो उनको उतना पता नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है उस चीज का, तो इसीलिए वो लोग खूब सारे बच्चे आज भी पैदा करते जा रहे हैं। तो यहां पर फैमिली प्लानिंग जैसी कोई चीज है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, फैमिली प्लानिंग नहीं है। इन लोग को कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पता होता है क्या, नहीं पता होता, इसीलिए फैमिली प्लानिंग भी नहीं हो पाती है। अब यहां पर हम लोग ये देख पा रहे हैं क्या कि बर्थ रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, बर्थ रेट सबसे ज्यादा है। और यही बर्थ रेट चूंकि ज्यादा है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि टुडेज पहला प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज हम लोग क्या लिखते हैं, जो आज का प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है, ये कल जाके क्या बन जाएगा, रिप्रोडक्टिव स्टेज में चला जाएगा। और इससे क्या होगा, फर्दर पॉपुलेशन ग्रोथ। और इसीलिए हम लोग इस ट्रायंगल शेप्ड जो हमारे पिरामिड स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन कर्व है ये। ठीक। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा होता है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, ये घंटे जैसा लग रहा है क्या, बेल शेप्ड लग रहा है क्या, वैसा ही कुछ है। इसको भी हम लोग लिखते हैं, दूसरे नाम पर लिखते हैं इसको बेल शेप्ड। और इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉपुलेशन पिरामिड। कांस्टेंट पॉपुलेशन पिरामिड। अब इसमें समझने की कोशिश करो, ये कौन से एज ग्रुप के लोग दिख रहे हैं आपको यहां पर, इस एरिया में, यहां इस पेन से लिख लेते हैं, इस एरिया में आपको क्या दिख रहे होंगे भाई, कम लोग हैं, है कि नहीं। सबसे ज्यादा कितने कहां पर लोग हैं, इस रिप्रोडक्टिव एरिया में। लेकिन ये जो रिप्रोडक्टिव एरिया इनको समझ में आ गया, इसीलिए इन्होंने क्या किया है, अपने बर्थ पर कंट्रोल कर लिया है। ये भले ज्यादा तादाद में है, लेकिन इनको ये बात समझ में आ गई है कि पॉपुलेशन नहीं बढ़ना चाहिए, और कुछ ऐसा रेशियो ही अपनाते हैं जिससे कि हमारी आगे आने वाली पॉपुलेशन हमें बस रिप्लेस कर सके। और यहां पर आपको एजेड पॉपुलेशन जो है वो भी काफी कम दिखेगी, पोस्ट प्रोडक्टिव पॉपुलेशन भी काफी कम दिखेगी। मतलब कि यहां पर डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी कम है। डेथ रेट और बर्थ रेट जहां दोनों पर कम होती है, तो लास्ट वाला ग्राफ याद करो जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये वाला,
तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये वाला जो एरिया होगा ये क्या होगा, लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट। तो समझ लो वो ही है ये, जहां पर हम लोग कांस्टेंट पॉपुलेशन देखते हैं। तो यहां पर हम लोग इन चीजों के बारे में लिख सकते हैं कि यहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कम हो जा रहे हैं, ये दोनों के दोनों कम हो जा रहे हैं। और इसीलिए जो हमारी रिप्लेसमेंट की पॉपुलेशन है वो दिन पर दिन क्या होती जाएगी, बस हमें इतना ही कर पाएगी कि ये जितनी पॉपुलेशन है ये इसको बस रिप्लेस कर दे, है ना। जब ये ऊपर आएगी तो थोड़ी सी और कांस्टेंट हो जाएगी पॉपुलेशन। तो ये बेल शेप धीरे धीरे बिल्कुल कॉन्स्टेंटली दिखने लगेगी कि जितने लोग आ रहे हैं उतने ही लोग इसको वापस से फॉलो भी कर ले रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉपुलेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा एक, कौन सा रीजन हो गया, बर्थ रेट डेथ रेट हमने बता दिया। अब उस तरीके से यहां पर आप लोग लिख लेना, हर बार क्या ही लिखना है इसको, है ना। ये प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है, ये रिप्रोडक्टिव स्टेज है, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज है ना। तो उस हिसाब से आप लोग यहां पर का डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। अब यहां पर पढ़ते हैं, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्न शेप्ड। तीसरे नंबर पर लिखते हैं इसको, ये क्या है, अर्न शेप्ड। और इसको हम लोग बोलते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहां पर आपको दिखेगा कि जो एजेड ग्रुप है ना हमारा, वो थोड़ा ज्यादा है, और जो हमारा बर्थ रेट का है वो बहुत कम हो रहा है। मतलब कि यहां का जो हमारा डेथ रेट है, या फिर यूं समझें कि जो हमारी एजेड पॉपुलेशन है, एजेड पॉपुलेशन है, इसकी संख्या काफी ज्यादा है। मतलब यहां पर बुजुर्ग जो रह रहे हैं वो बहुत ज्यादा रह रहे हैं। और जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वहां पर लोग ठीक ठीक से हैं, लेकिन दिन पर दिन इसको और ये कम करते जा रहे हैं, और कम करते जा रहे हैं। ठीक, तो जब ये और कम करते जा रहे हैं मतलब कि पैदा ही नहीं हो रहा है कोई भी, लेकिन ये पॉपुलेशन आगे चल के क्या हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये आगे चल के और कम बच्चों को पैदा करेंगे। तो इस तरीके से हमारी पॉपुलेशन दिन पर दिन क्या होती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी। इसलिए इसको डिक्लाइनिंग स्टेज बोल रहे हैं। जो यहां पर बर्थ रेट है, बर्थ रेट ये बहुत ही ज्यादा कम है। और फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा कि जब हमारा प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज जो कि ऑलरेडी बहुत कम है, ये जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाएगा तो ये फर्दर स्लो डाउन कर देगा ग्रोथ को, मतलब रिप्रोडक्शन को, फर्दर स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ। ये बात समझ में आ गई ना, सिंपल सा ही तो है। तो ये तीन शेप आप लोग हमेशा याद रखना। बहुत बार इसको हम लोग अर्न शेप जो बोलते हैं उसको हम लोग ऐसा दर्शाते हैं, ऐसा कुछ शेप बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको ये शायद देखने में लग रहा हो कि ऐसा कुछ है, अर्न शेप्ड, गुंबद जैसा थोड़ा थोड़ा दिखता है और नीचे और भी ज्यादा टेपर्ड रहता है। ठीक है, तो ये तीन शेप है हमारे लिए। इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा आता है वो आता है हमारा रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। तो ये किस हिसाब से डिफाइन करता है, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, जिसको हम लोग पहले भी पढ़ रहे थे, थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लग गया था कि भाई जो हमारे वर्किंग सेक्टर्स हैं ये बेसिकली डिफाइन करते हैं कि कैसे क्या चीजें होंगी। रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन में सबसे पहले आपकी जो दो चीजें हैं सबसे ज्यादा जो डिफाइन करती हैं, वो है पहला आपका लिटरेसी, और दूसरा आपका ऑक्यूपेशनल स्टेजेस क्या आते हैं। सबसे पहले अगर मैं लिटरेसी की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं यहां पर लिटरेसी की बात करता हूं, तो लिटरेसी से क्या समझ में आता है, लिटरेसी समझ लो ना आपके इस पूरे समाज का एक सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। सबसे ज्यादा अगर आपकी सोसाइटी लिटरेट है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, वो ही दर्शाता है कि आपकी सोसाइटी कितनी डेवलप्ड है, लोगों का सोच कैसा होगा। लोगों को अच्छी शिक्षा मिली है तो वो कितना वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो सर्विस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां पर जो लिटरेसी है ना ये क्या दर्शाती है, आपका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। दर्शाएगी कि नहीं दर्शाएगी भाई, बिल्कुल सही बात है कि नहीं। अब ये जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है या फिर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर है,
ये बेसिकली आपका किस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। अगर लिटरेसी से आप लोग देखो तो सबसे पहले आप लोग बोल सकते हो कि जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड वो इसी से पकड़ में आएगा भाई। लिविंग स्टैंडर्ड, अगर आप ज़्यादा लिटरेट होगे, ज़्यादा पढ़े लिखे होगे, तो जायज़ सी बात है आप लोग किसी साइंटिस्ट या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर किसी अच्छी जगह सर्विस कर रहे होगे, लीडरशिप रोल्स में होगे, है कि नहीं? ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसीलिए लिटरेसी रेट क्या दिखाएगा, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या दिखाएगा, सबसे पहला आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। इसके बियॉन्ड अगर आप लोग देखते हो कि यहां पर अगर आपको पता करना है कि फीमेल, एक एक बहुत ही फेमस कोट भी है कि इफ यू वांट टू सी द कंडीशन ऑफ वुमेन इन एनी सोसाइटी, जस्ट आस्क पीपल कितने पढ़े हैं। जितने पढ़े होंगे, वुमेन स्टेटस, वुमेन एम्पावरमेंट उतना ज्यादा वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। और तीसरा है कि इसी तरीके से कि आपका ये जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है लिटरेसी का है, ये यहां पर सबसे पहले तो आप इसी को लिख सकते हो इनफैक्ट कि आपके पास एजुकेशनल फैसिलिटी नाम पे क्या चीजें हैं। तो यहां पर अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि भाई अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी, ये है कि नहीं। फिर इसके बाद आप बोल सकते हो कि भाई सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पर आप लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है आपका, या फिर इसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लिख सकते हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसी के साथ साथ आपका विमेन का पोजीशन क्या है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि स्टेटस ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, या फिर स्टेटस ऑफ विमेन पर ही छोड़ सकते हो। तो ये सारी चीजें कौन दिखाएगी, लिटरेसी दिखाएगी आपकी। सिमिलरली अगर हम लोग ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर पर आते हैं तो ऑक्यूपेशन हमें क्या क्या चीजें बता सकता है, ऑक्यूपेशन हमें क्या क्या बता सकता है भाई। सबसे पहले ऑक्यूपेशन आपका ये बताएगा कि आप किस सेक्टर में ज्यादा परफॉर्म कर रहे हो। जैसे कि क्या आप प्राइमरी सेक्टर में हो, या फिर आप सेकेंडरी सेक्टर में हो, या फिर आप टर्शियरी सेक्टर में हो, या तो आप क्वार्टनरी सेक्टर में होगे, क्वार्टनरी सेक्टर। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टनरी है, तो पता चल जाएगा ना प्राइमरी में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। आपकी एग्रीकल्चर आ जाएगी, फॉरेस्ट्री आ जाएगी, या फिर पोल्ट्री आ जाएगी, फिशिंग आ सकती है, ऐसे कई सारी चीजें आ सकती हैं, है ना। तो लोग किस फील्ड में यहां पर काम कर रहे हैं उसके हिसाब से रूरल अर्बन डिवाइड समझ में आ सकता है। फिर सेकेंडरी में अगर हम लोग आते हैं तो सिमिलरली आपका क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है क्या। सिमिलरली टर्शियरी में क्या आपके पास ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, आपके पास चलो कुछ ऐसा लिख देता हूँ, माइनिंग सर्विस लिख देता हूँ, माइनिंग सर्विस है। या फिर क्वार्टरी सेक्टर्स में अगर हम लोग बात करें तो इनके पास आईटी सेक्टर होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई होगा, इस तरीके से होगा। तो ये बता पाएगा हमें, इस प्रोविजंस को देख के क्या आप डिफाइन कर सकते हो कि अर्बन स्ट्रक्चर होगा या रूरल स्ट्रक्चर होगा। काफी हद तक आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। और इसका अंदाजा सबसे बेहतर फॉर्म में एक आपके चैप्टर के बिल्कुल एंड में एक ग्राफ दिया होगा जिसमें रूरल अर्बन 6 कॉम्पोजिशन के बारे में बात की गई है। वहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक एक सिंपल सा फंडा आपको दिखाता हूं, आपको एक सिंपल सा फंडा, 3 कंट्रीज को एक बार इमेजिन करके देखते हैं इस तरीके से। यहां पर मैं आपको बताता हूं, चलो 3 कंट्रीज का एग्जांपल अगर लेते हैं तो एक हम लोग ले लेते हैं यूएसए, एक नाइजीरिया और एक बांग्लादेश। ठीक है, एक हमने ले लिया भाई यूएसए, एक हमने ले लिया नाइजीरिया और एक ले लिया बांग्लादेश। अगर इन 3 कंट्रीज में हम लोग को देखना है कि भाई प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग हैं, सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा लोग हैं कि नहीं, टर्शरी सेक्टर में है कि क्वार्टनरी सेक्टर में है, अगर इस तरीके से हम लोग को डिफाइन करना है तो यूएसए में तो हम लोग बोलेंगे कि भाई प्राइमरी सेक्टर में भी अच्छे खासे लोग हैं, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर, या फिर इनका जीडीपी की तरफ कितना कंट्रीब्यूशन है आप उस पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है, कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, यहां पर यही लिख देता हूं इनफैक्ट मैं। जीडीपी क्या होता है, आप सिंपल समझ लो कि आपके पूरे देश का जितना खर्चा पानी करने का जो प्रोडक्ट होता है, कितना चीज प्रोड्यूस हुआ है,
जिससे कि लोगों के पास पैसा आ रहा है, इनकम का सोर्स बन रहा है। आप अभी सरल भाषा में उसको जीडीपी मान के चलो, आगे के चैप्टर्स में जीडीपी को बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा मैं। अगर नाइजीरिया में देखेंगे तो यहां पर तो सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में लोग मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि हमें सेकेंडरी में, टर्शियरी में, क्वार्टनरी में कोई ना मिले। सिमिलरली अगर हम लोग बांग्लादेश की कैटेगरी को देखें तो हो सकता है यहां पर प्राइमरी भी मिले, मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी मिल जाएगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद सर्विस सेक्टर ना मिले और क्वार्टनरी सेक्टर ना मिले। तो अगर ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा तो आप किसी भी देश का रूरल अर्बन डिवाइड तो बहुत अच्छे से बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। और इनफैक्ट एक डायग्राम आपको मैं और दिखाता हूं, ये तो अपना टेलीग्राम में इस पे बात करेंगे अभी। यहां पर ये देखो आप, ये रूरल अर्बन सेक्स कॉम्पोजिशन का है, ये मैंने थोड़ा सा पहले बनाया हुआ था ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सकूं। दो एग्जांपल है कनाडा और इंडिया का। अगर आपको इसको देखना है, यहां पर अगर हम एक एवरेज मान के चल रहे हैं कि भाई ये जो है ये हमारा 1000 पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है, और हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं, यहां पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये नंबर्स हैं फीमेल की। ये फीमेल के नंबर्स इस तरीके से बता रहे हैं कि भाई नीले रंग वाले जो हैं ये हैं गांव के लोग, कि 1000 पुरुषों पर गांव में कितनी महिलाएं हैं। और यही तरीके से जो पीला रंग है वो शहर की तरफ इशारा करता है कि 1000 पुरुषों पर शहर में कितनी महिलाएं हैं। तो यहां पर जब आप देखोगे कनाडा का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो यहां पर आपको दिखेगा कि विमेन की संख्या अर्बन एरियाज में ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है भाई? ये इसलिए ज्यादा होती हैं क्यों? क्योंकि आप इसको समझो कि यहां पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। ऐसा लिख सकते हो कि अर्बन एरियाज में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, तो इसीलिए यहां पर विमेन ज्यादा आती हैं इसको लेने के लिए। प्लस आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका रूरल एरिया है, रूरल एरिया में जो आपका फार्मिंग हो रहा है ना, एग्रीकल्चर हो रहा है, वो हाईली मैकेनाइज्ड है, हाईली मैकेनाइज्ड। और इसके लिए इसको कौन चला रहा है? हाईली मैकेनाइज्ड है तो इसको मेन लोग चला रहे हैं भी बढ़िया से। तो यहां पर विमेन है नहीं, जितनी विमेन को अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अर्बन एरियाज में आती है, और इसीलिए अर्बन एरियाज में विमेन की संख्या ज्यादा है। लेकिन अगर यही चीज हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि भाई यहां पर गांव पर महिला ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि रूरल एरिया में जो भी एग्रीकल्चर हो रहा है वो किसके तरफ है? विमेन डोमिनेटेड है। आप देखोगे कि विमेन का पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, और जिस हिसाब से लोग माइग्रेट करते जा रहे हैं तो उसमें माइग्रेशन में क्या होता है, यहां वाले माइग्रेशन में तो महिलाएं माइग्रेट कर रही हैं और पुरुष घर पर रह के मस्त खेती कर रहे हैं अपना बढ़िया से। यहां वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पुरुष जाते हैं भाई गांव से, कि जा रहे हैं पुणे कमाने, जा रहे हैं बैंगलोर कमाने, दिल्ली कमाने जा रहे हैं, यहां पर आके कोई ड्राइवर बन जाता है, कोई लेबर बन जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो क्या हो रहे हैं, एग्रीकल्चर स्पेसिफिक एरियाज को विमेन की तरफ छोड़ दे रहे हैं कि भाई तुम लोग तो इसको निपटा ही लेते हो, मैं जाके दूसरा इनकम का सोर्स देख लेता हूं शहर की तरफ। और ये कैसे आ रहा है? क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में विमेन डोमिनेशन ज्यादा देखने को मिलेगा यहां पे आपको। माइग्रेशन किसका हो रहा है यहां पर? माइग्रेशन किसका हो रहा है? माइग्रेशन मेन का हो रहा है। कहां पर? अर्बन एरियाज में। और इसीलिए आपको अर्बन एरियाज में मेल की संख्या ज्यादा दिखेगी, फीमेल की संख्या कम दिखेगी। और यहां पर यह भी समझ सकते हो कि यार जो अपना शहर है अर्बन एरियाज, उसको बहुत बार हम लोग बोलते हैं अनसेफ है फीमेल्स के लिए, है ना, अनसेफ है, उनको रात में इधर उधर नहीं जाने दिया जा सकता, या फिर दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज जो है वो उनके हिसाब से नहीं मिल सकती है, या फिर जो भी गरीब परिवार शहर में जाता है तो पूरे परिवार को अगर साथ में लेके जाएगा तो उसके लिए और दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर रहना खाना बहुत महंगा है। गांव में तो रहना खाना फ्री में हो रहा है, खेतों से खाना मिल जा रहा है, और रहने के लिए तो अपनी जमीन है ही है। तो इसीलिए यहां पर अर्बन एरियाज में उनको लेके नहीं आते, सिर्फ पुरुष आते हैं, ताकि वो छोटे से घर में एक कमरे में रह के अपना सारा गुजर बसर कर लें और घर पे पैसे भेजते रहें। तो इस स्ट्रक्चर को आप क्लियरली आइडेंटिफाई करके देख सकते हो, और ये क्या है, रूरल अर्बन सेक्स कॉम्पोजिशन का पूरा फंडा है। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीएससी के थ्रू, इन सबको मैं जल्द ही कोलैबोरेट करने वाला हूं इस टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो फटाफट से इस टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जल्द से जल्द मैं इनको पोस्ट करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग इसको अटेंड कर सको।
तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में तो अभी तक ऐसा बहुत ज़्यादा मिला नहीं है, लेकिन मैं खुद से, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट किए थे, तो उनको भी आप सॉल्व करना चाहते हो तो भी, और आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे इन सबके क्वेश्चंस को मैं जरूर से यहाँ पर पोस्ट करूंगा। और आपको कोई भी डाउट आता है लेक्चर के लिए तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कीजिए, वहां पर डाउट अपने पूछ सकते हैं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।